मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1923 से लेकर 1938 में अपनी मौत तक तुर्की के पहले सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने बड़ी तरक्की पसंद इस्लाहात मुतारफ कराई जिन्होंने तुर्की को एक सेकुलर सनती मुल्क में जदीद बनाया। कमाल एक सरशार सेकुलर और कौम परस्त थे जिनकी पॉलिसियां और समाजी व सियासी नजरियात कमालियत के नाम से मशहूर हुए। इब्तिदाई तौर पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा और गाजी मुस्तफ़ा कमाल के नाम से जाना जाता है, जब तक कि कुनियत ला अतातुर्क एक तर्क फील्ड मार्शल, इनकलाबी सियासतदान, मुसन्निफ और जमहूरिया तुर्की के बानी बाप थे। अतातुर्क आतो अहमद सोबासी महल्ले में पैदा हुआ था या उस्लानी स्ट्रीट के एक घर में, जो अब पाविलो स्ट्रीट है, सलोनिका। उस्मानी सल्तनत मौजूदा थी सालोनिकी, यूनान के कोका कासिम पाशा महल्ले में। इसके वालिदैन अली रजा इफंदी थे जो एक फौजी अफसर और लकड़ी के ताजिर थे जो असल में कोटज़क से थे, और ज़ुबयदे हिंद थे। इसके बहन भाइयों में से सिर्फ उसकी बहन मिकबोले अतादान बचपन में बच गई। 1956 में इसका इंतकाल हो गया। अतातुर्क के नसब के बारे में नजरियात मुख्तलिफ हैं। एंड्रयू मैंगो के मुताबिक उनका खानदान मुसलमान, तुर्की बोलने वाला और मुतवस्सित तबके का था। कुछ ज़राए बताते हैं कि इसके वालिद अल्बानी नजाद थे, जबकि दूसरे लोग सूबा इदिन के सोके से तर्क जड़ों का दावा करते हैं। इसकी वालिदा के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो तर्क अयोर्क नस्ल से थीं, हालांकि कुछ दावे अल्बानी, मकदूनियाई, यहूदी या बल्गारियाई नजाद बताते हैं। सालोनिका की अहम यहूदी बरादरी की वजह से कुछ इस्लाम पसंद मुखालिफिन ने कियास किया कि अतातुर्क के आबाओ अजदाद डनमा थे। अतातुर्क की इब्तिदाई तालीम उनकी वालिदा से मुतासिर हुई, जिसने इब्तिदा में इसे एक मजहबी स्कूल में भेजा था। बाद में उसने अपने वालिद की हिदायत पर एक सेकुलर प्राइवेट स्कूल सीमिसी इफंदी स्कूल में तालीम हासिल की। अपने वालिद की वफात के बाद जब अतातुर्क की उम्र 7 साल थी, उसने फौजी तालीम हासिल की। 1893 में सलोनिका मिलिट्री स्कूल, 1896 में मोनास्तीर मिलिट्री हाई स्कूल, 1899 में कुस्तुनतुनिया में उस्मानी मिलिट्री एकेडमी और उस्मानी मिलिट्री कॉलेज, 1899 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के फौरन बाद अतातुर्क को उसकी बादशाहत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। वो कई महीनों तक कैद रहे और अपने साबिका स्कूल डायरेक्टर रजा पाशा के ताउन से रहा हुए। उनकी रिहाई के बाद अतातुर्क को दमिश्क में 5वीं फौज में स्टाफ कैप्टन के तौर पर अली फवाद सीबीसोए और लुत्फी माफत एवजदेश के साथ तफवीज किया गया। वो खुफिया इनकलाबी सोसाइटी वतनवी हुर्रियत मदरलैंड एंड लिबर्टी में शामिल हुआ, जिसकी क़यादत मुस्तफ़ा इलवान कैंटिकन कर रहे थे। 20 जून 1907 को इसे सीनियर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी गई और 13 अक्टूबर 1907 को मनिस्तीर में 3रे आर्मी हेड क्वार्टर में तैनात किया गया। उन्होंने कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस कॉप में भी शमूलियत इख्तियार की, हालांकि बाद में उन्होंने अक्सर उसकी क़यादत पर तनकीद की। 22 जून 1908 को वो मशरकी रोमिलिया में उस्मानी रेलवे का इंस्पेक्टर बना और जुलाई 1908 में उसने यंग तर्क इनकलाब में एक किरदार अदा किया, जिसने आईनी बादशाहत को बहाल किया। कब के रहनुमा मिर्जताया इसे 1908 के आखिर में कबायली बगावत को दबाने के बहाने तरपोलतुनिए अब लीबिया भेज दिया गया। हालांकि कुछ ज़राए बताते हैं कि इसने इस मिशन के लिए रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दी। उसने कामयाबी से बगावत को कुचल दिया और जनवरी 1909 में कुस्तुनतुनिया वापस आया। अप्रैल 1909 में कुस्तुनतुनिया में 38 मार्च के वाक़ये के दौरान अतातुर्क ने रद इनकलाब को दबाने में अहम किरदार अदा किया। 1910 में इसे अल्बानिया के उस्मानी सूबों में बुलाया गया, जहां इसने कोसोवो में ईसा बोलिटेनी की क़यादत में होने वाली बगावतों से निमटा और एक अल्बानवी रहनुमा और अल्बानवी एलामिया आज़ादी के मंदूब से मुलाकात की। इसी साल के आखिर में अतातुर्क ने उस्मानी फौजी मुबस्सिर के तौर पर फ्रांस में पीकार्डी की फौजी मशकों में शिरकत की। 1911 में उसने कुस्तुनतुनिया में वजारत जंग में मुख्तसर तौर पर खिदमात अंजाम दी। 1911 में अतातुर्क ने मौजूदा लीबिया उस्मानी तराबलसिये में अटल तरक जंग में लड़ने के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम किया। उसने बुनियादी तौर पर डेरना और तोब्रुक के करीब खिदमात अंजाम दी। इतालवी फौज
जिनकी तादाद 1,50,000 थी, ने 20,000 बद्दुइयों और 8,000 तर्कों का सामना किया। बहुत से उस्मानी फौजियों को यमन में बगावत को रोकने के लिए भेजा गया था, जिससे लीबिया में अतालवियों का मुकाबला करने के लिए नाकाफी अफवाज रह गई थी। बरतानिया ने मिस्र और सूडान को कंट्रोल करते हुए इजाफी उस्मानी फौजियों को लीबिया पहुंचने से रोक दिया। अतातुर्क समेत उस्मानी सिपाहियों ने इतालवी बहरिया से बचते हुए आतो अरबों के भेस में चंद दस्तयाब कश्तियों के जरिए लीबिया का सफर किया। इन मुश्किलात के बावजूद अतातुर्क की फौजें मुतअद्दिद मौके पर अतालवियों को पसपा करने में कामयाब हुईं, जैसा कि 22 दिसंबर को तोबरुक की जंग में 1911, 16-17 जनवरी 1912 को डीरना की जंग के दौरान इतालवी कंट्रोल वाले किला कसर हारून पर हमला करते हुए अतातुर्क इस वक्त जख्मी हो गया था जब एक इतालवी तैयारे के जरिए गिराए गए बम की वजह से इसकी बाईं आंख पर चूने के पत्थर के टुकड़े लग गए थे। अगरचे चोट ने मुस्तकिल नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो अपनी बीनाई से महरूम नहीं हुआ। तकरीबन 1 माह तक इलाज करवाने के बाद अतातुर्क 6 मार्च 1912 को दुर्ना में उस्मानी अफवाज का कमांडर बन गया, जिसने 18 अक्टूबर 1912 को जंग के खात्मे तक शहर का कामयाबी से दिफा किया। 8 अक्टूबर 1912 को बुल्कान की जंगें शुरू हुईं। अतातुर्क और दूसरे उस्मानी कमांडरों को लीबिया छोड़ना पड़ा। उस्मानी हुकूमत ने मुआहिदा लोजान 1912 में तराबलस, फीजान और साइरेनिका को इटली के हवाले कर दिया, जिसे बाद में 1923 के लोजान के मुआहिदे से मुमताज करने के लिए मुआहिदा ओची कहा गया। पहली बुल्कान जंग के दौरान अतातुर्क यहां पहुंचा। गिलिपोली ने 1 दिसंबर 1912 को तेरसें साहिल पर बिलियर में उभारी लैंडिंग में हिस्सा लिया। ताहम इस जारहियत को बल्गारिया की चौथी फौज ने जनरल सिटिलियान कोवाचीफ की क़यादत में पसपा कर दिया था। जून 1913 में दूसरी बुल्कान जंग के दौरान अतातुर्क ने अनवर बे की क़यादत में उस्मानी अफवाज में हिस्सा लिया, जिसने साबिक उस्मानी दारुल हुकूमत डेमिटोका और एड्रन पर दोबारा कब्जा कर लिया। बल्गारियाई 1913 में अतातुर्क को बुल्कान की तमाम रियासतों का उस्मानी फौजी अताशी मुकर्रर किया गया। इसका दफ्तर सोफिया, बल्गारिया में था। उन्हें 1 मार्च 1914 को कीमाकम के ओहदे पर तरक्की दी गई। बल्गारिया में इसकी मुलाकात बल्गारिया के जनरल सिटिलियान कोवाच्यू की बेटी दीमेयत्रेना कोवाचेवा से हुई। उन्होंने नए साल की शाम की गेंद पर मुलाकात के बाद खुफिया तौर पर डेटिंग शुरू की। अतातुर्क ने 2 बार अपने वालिदैन से इससे शादी करने की इजाजत मांगी, एक बार पहली जंग अजीम के दौरान 1915 में, लेकिन दोनों बार इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से वो उम्र भर उदास रहे। 1914 में सल्तनत उस्मानिया पहली जंग अजीम में मरकजी ताकतों की तरफ से दाखिल हुई। अतातुर्क को गीलीपोली की लड़ाई के दौरान 5वीं फौज से मुंसलिक 19 डिवीजन को मुनज़्ज़म और कमांड करने का काम सौंपा गया था। उसने इत्तेहादियों के हमले की दुरुस्त पेशीन गोई की, फ्रंट लाइन कमान संभाली और इत्तेहादियों के पीछे हटने तक कामयाबी से अपनी पोजीशन का दिफा किया। गीलीपोली के बाद अतातुर्क ने जनवरी 1916 तक एड्रन में खिदमात अंजाम दी। इसके बाद इसने दूसरी फौज की 16 कोर की कमान संभाली और इसे रूसी जारहियत का मुकाबला करने के लिए कफकाज की मुहिम में भेजा गया। 7 अगस्त को अतातुर्क ने एक कामयाब जवाबी कार्रवाई की क़यादत की, जिसने बीटलेस और मूस पर कब्जा कर लिया और रूसी मंसूबों में खलल डाला। इस फतह के बाद कुस्तुनतुनिया की हुकूमत ने हिजाज में अतातुर्क के साथ एक नई फौज कायम करने की तजवीज़ पेश की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसके बजाय 7 मार्च 1917 को उन्हें दूसरी फौज की कमान के लिए तरक्की दी गई। ताहम रूस के इनकलाब के साथ जार की फौजें पीछे हट गईं, जिससे हालात बदल गए। जुलाई 1917 में अतातुर्क ने 7वें फौज की कमान संभाली। फूज पाशा की जगह जर्मन जनरल एरिक वान फाल्कनहाइन के यल्दरिम आर्मी ग्रुप के तहत ले ली। अतातुर्क और मीरेले इस्तम्मत बे ने वजीर आजम तलत पाशा को मसाइल की इत्तला दी, लेकिन फलस्तीनी महाज के बारे में उनके खदशात को नजरअंदाज कर दिया गया। अतातुर्क ने 7वें फौज से इस्तीफा दे दिया और वली अहद शहजादा मोहम्मद वहीदुद्दीन के साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के दौरे पर गए। इस दौरे के दौरान अतातुर्क ने मगरिबी महाज का दौरा किया,
जहां इसने कैसर विल्हेम II और उसके जर्नलों को मरकजी ताकतों की आने वाली शिकस्त की पेशीन गोई की। जब मोहम्मद 6 जुलाई 1918 में सुल्तान बना तो उसने अतातुर्क को फलस्तीन में 7वीं फौज की कमान करने के लिए दोबारा कुस्तुनतुनिया बुलाया। अतातुर्क अगस्त में हलब पहुंचा और बाद में हलब के शुमाल में एक दिफाई लाइन कायम की। लॉर्ड कुनरोस के मुताबिक पहली जंग अजीम में अतातुर्क वाहिद तर्क जनरल था जिसे कभी भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। जंग 30 अक्टूबर 1918 को मदरोस की आर्मिस्टीस के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिससे जर्मन और ऑस्ट्रो हंगरी की फौजों को सल्तनत उस्मानिया से इनखिला की इजाजत मिली। 29 अक्टूबर को अतातुर्क ने यल्दरिम आर्मी ग्रुप की कमान संभाली, इत्तेहादियों के हमले के खिलाफ एंटेब के दिफा को मुनज़्ज़म किया। उस्मानी फौज में अतातुर्क की आखिरी सर्विस में दिफाई लाइन के जुनूब में छोड़े गए फौजियों की वापसी को मुनज़्ज़म करना शामिल था। यल्दरिम आर्मी ग्रुप नवंबर 1918 के अवाइल में तहलील हो गया और अतातुर्क 13 नवंबर 1918 को मकबूजा कुस्तुनतुनिया वापस आ गया। उसने मई 1919 तक वजारत जंग में काम किया, कुस्तुनतुनिया और अजमीर पर इत्तेहादियों के कब्जे का मुशाहिदा किया, जिसने तुर्की की कौमी तहरीक और तुर्की की जंग आज़ादी के क़याम को जन्म दिया। उस्मानी दौर के अवाखिर ने बहस छेड़ दी है, खास तौर पर CUP की तरफ से मुबैयना तौर पर की जाने वाली नस्ल कशी के बारे में। अतातुर्क ने, अगरचे एक रुकन है, खुद को मजालिम से दूर रखा और अवामी सतह पर उनकी मजम्मत की। जनरल जेम्स हारबोर्ड के साथ उनकी 1919 में सिवास में मुलाकात ने आर्मीनियाई नस्ल कशी के बारे में उनकी नापसंदीदगी को वाज़े किया और इसे इक़्तिदार पर काबिज एक छोटे धड़े से मंसूब किया। माजी से वाबस्तगी के बावजूद इन जराइम के खिलाफ अतातुर्क का मौक़िफ़ वाज़े रहा। तनाज़ात ने CUP की एक अहम शख्सियत और मजालिम के मुर्तकिब एनूर पाशा के साथ अतातुर्क के ताल्लुकात को भी घेर रखा है। अतातुर्क ने एनूर पाशा को एक खतरनाक शख्सियत के तौर पर मुल्क के लिए मुमकिना तौर पर नुकसानदेह समझा। तुर्की की मुसल्लह अफवाज के कमांडर के तौर पर उसने यूनानी और आर्मीनियाई अक़लियतों की जानिब से पहले से सोची समझी तबाही का इल्ज़ाम लगाते हुए एक टेलीग्राम भेजा। ये दावा मुतनाज़ा है। वाक़यात पर अतातुर्क के तनकीदी मुवक्किफ़ ने तुर्की को एक जदीद रियासत के तौर पर दोबारा तामीर करने की उनकी कोशिशों पर जोर दिया, जो जंग के वक्त के मजालिम के हंगामों से अलग है। 30 अप्रैल 1919 को अतातुर्क को नानत आर्मी ट्रुप्स इंस्पेक्टर के तौर पर तफवीज़ किया गया, जिसे उस्मानी फौज की बाकियात को दोबारा मुनज़्ज़म करने और दाखिली सलामती को बेहतर बनाने का काम सौंपा गया। वो 19 मई 1919 को सामसून पहुंचा। इसका बुनियादी मकसद काबिज अफवाज के खिलाफ एक मरबूत कौमी तहरीक की तश्कील था। जून 1919 तक उसने अमासिय सर्कुलर जारी किया, जिसमें ऐलान किया गया कि मुल्क की आज़ादी खतरे में है। इसके फौरन बाद 8 जुलाई को अतातुर्क ने उस्मानी फौज से इस्तीफा दे दिया और हुकूमत को उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी करने पर मजबूर किया। ताहम मशरकी अनातोलिया में फौजी कमांडरों ने बशमूल काजिम काराबकीर अतातुर्क के पीछे रैली निकाली और उसे अपना रहनुमा तस्लीम किया। 4 सितंबर 1919 को अतातुर्क ने सिवास में एक कांग्रेस बुलाई, जहां इसने एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदारत की। कांग्रेस ने मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की तस्दीक करते हुए मसक-ए-मिली कौमी मुआहिदा जारी किया। इस ऐलान ने अतातुर्क की सियासी कानूनी हैसियत को मुस्तहकम किया, इसकी मुस्तकबिल की क़यादत के लिए राह हमवार की। दिसंबर 1919 में उस्मानी पार्लियामानी इंतखाबात में अनातोलिया और रोमेलिया के हुकूक के दिफा के लिए अंजुमन के उम्मीदवारों की भारी हिमायत की गई, जिसकी क़यादत अतातुर्क ने की, जो उनगोरा अब अनकरा में रहे। 12 जनवरी 1920 को कुस्तुनतुनिया में पार्लियामेंट का इजलास हुआ, लेकिन 18 मार्च 1920 को बरतानवी अफवाज ने कौमी मुआहिदे को अपनाने के बाद इसे तोड़ दिया। इसके बाद अतातुर्क ने उनगोरा में एक नई तर्क पार्लियामेंट के क़याम के लिए कौमी इंतखाबात का मुतालबा किया, जिसे ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, जिसका इजलास 30 अप्रैल 1920 को अतातुर्क के स्पीकर के तौर पर हुआ। इससे मुल्क में दोहरी हुक्मरानी के ढांचे का आगाज हुआ। मई 1920 में दोनों हुकूमतों के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के नतीजे में तुर्की की अदालतों ने अतातुर्क, खालिद इडेब,
इब्योर्ज और अली फवाद सीबिसोय को गैर हाजिरी में मौत की सजा सुनाई। 10 अगस्त 1920 को ग्रैंड वजीर दीमत फरीद पाशा ने सेवरेस के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसने सल्तनत उस्मानिया की तकसीम के मंसूबों को हतमी शक्ल दी। अतातुर्क को मुकम्मल आज़ादी और तर्क मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैली निकालने पर आमादा किया। इसने मशरक़ी और मगरबी महाज़ों पर बिलतरतीब इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता खिलाफत और आर्मीनियाई अफवाज का मुकाबला करने के लिए एक कौमी फ़ौज की तश्कील के लिए GNA को मुतहर्रिक किया। 1920 और 1921 के दौरान GNA ने रूसी बालशवीक हुकूमत की हिमायत से तक़वियत हासिल की, इसके खिलाफ अहम फ़ौजी फतूहात हासिल की। जमहूरिया आर्मीनिया और बाद में यूनानी अफवाज के खिलाफ ये फतूहात 30 अगस्त से 13 सितंबर 1921 तक सकारिये की जंग में ख़त्म हुई, जहां अतातुर्क की क़यादत यूनानी फ़ौज की शिकस्त का बाइस बनी। इस कामयाबी के बाद इसे कमांडर उन चीफ के ओहदे पर तरक्की दी गई और 19 सितंबर 1921 को GNA की तरफ से मारिशाल और गाजी के अलकाबात से नवाजा गया। अगस्त 1922 में अतातुर्क ने डैम पानियावर की जंग में फैसलाकुन हमला किया, जिसके नतीजे में अजमीर पर दोबारा कब्जा हो गया। 9 सितंबर 1922। इसके बाद इसने 10 सितंबर 1922 को लीग ऑफ नेशंस को तनाज़ात की वजह से तर्क आबादियों के खिलाफ मुमकिना इंतकामी कार्रवाइयों के बारे में मुतनब्बे किया। लोज़ान की कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर 1922 को शुरू हुई, जहां तुर्की की नुमाइंदगी GNA के इस्मत ने की। तुर्की की खुद मुख्तारी पर वक्फे से तवक्कुफ के बाद 24 जुलाई 1923 को लोज़ान के मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसमें सरकारी तौर पर GNA को तुर्की की हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया। इस तारीख को हर साल यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है, जो तुर्की में कौमी ततील है।